गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। और हमारा संविधान चल रहा था, पॉलिटी हमने कर दी है, स्टार्ट की हुई है। पॉलिटी में बहुत सारे लेक्चर आ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हमारा आर्टिकल 29 चलेगा और उससे पहले के आर्टिकल सारे करा चुका हूँ, बहुत अच्छे से कराए हैं मैंने। और इसका रिवीजन बार बार सही नहीं है ना, हर वीडियो में रिवीजन कराता हूँ, आप पीछे जाके एक बार देख लो, ठीक है। चलो, हमारा भाग संविधान है। संविधान भाग चल रहा है हमारा 3, मतलब फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार चल रहे हैं हमारे। मूल अधिकार हमने चलाए हुए हैं और मूल अधिकार में आज जो आर्टिकल चलेगा वो आर्टिकल 29 चलेगा। आर्टिकल 29, जो आर्टिकल 29 है ना, वो करता है अल्पसंख्यकों की बात, ठीक है। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की संरक्षण की बात। इसमें लिखेंगे हम अल्पसंख्यक 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 वर्ग के हितों का संरक्षण। वर्ग के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण की बात करता है आर्टिकल 29। देखो, जो ये अल्पसंख्यक है ना, अल्पसंख्यक, इस अल्पसंख्यक शब्द का, देखो जो ये अल्पसंख्यक है ना, अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है कि अल्पसंख्यक कौन होगा। अल्पसंख्यक धर्म के आधार पर होगा, वर्ग के आधार पर होगा, जाति के आधार पर होगा या क्षेत्र के आधार पर होगा, इसका संविधान में कोई भी जिक्र नहीं मिलता है। सही है। अल्पसंख्यक जैसे, क्या हमारे देश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं? बताओ। ये दोनों ही बड़ी कम्युनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी मानी जाती है देश में। अगर मानते हैं, देखते हैं, तो भारत का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग आता है ये वाला, फर्स्ट अल्पसंख्यक वर्ग। अगर देखते हैं भारत में, तो भारत में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग जो होता है वो होता है मुस्लिम, ठीक है। मुस्लिम वर्ग सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है। जैसे देखते हैं केरल, जैसे देखते हैं केरल, देखते हैं यूपी। केरल में सबसे बड़ा जो अल्पसंख्यक वर्ग आता है केरल में सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो है मुसलमानों की, ठीक है। मुस्लिम तो क्या यहाँ पर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं? नहीं है। यूपी में हिंदुओं की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो हिंदू क्या है? अल्पसंख्यक नहीं है। सही है। देखो, केरल में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाते हैं और यूपी में मुस्लिम अल्पसंख्यक हो जाते हैं, है ना। उत्तराखंड में, यूके में, उत्तराखंड में हिंदू और मुस्लिम दोनों है, हिंदू और मुस्लिम दोनों है, लेकिन हिंदू ज्यादा है, मुसलमान कम है। तो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक जो माने जाते हैं उत्तराखंड में, वो कौन माने जाते हैं? मुस्लिम माने जाते हैं, ठीक है। ये क्या हो गए? अल्पसंख्यक हो गए। चलो, ठीक है। तो क्षेत्र के अनुसार भी क्या होते हैं? अल्पसंख्यक होते हैं। क्षेत्र के अनुसार भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं। धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक होते हैं, जैसे हिंदू मुसलमान। क्या जाति के अनुसार अल्पसंख्यक होते हैं क्या? नहीं होते। जैसे मान लो ब्राह्मण वर्ग की जनसंख्या कम है, लेकिन क्या वो अल्पसंख्यक है? नहीं, वो अल्पसंख्यक नहीं है ना। वो अल्पसंख्यक नहीं है क्योंकि इनका धर्म क्या है? धर्म से ये क्या है? हिंदू। क्या है? हिंदू। तो हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है। सही है। तो चलो, तो संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, मैंने थोड़ा सा बताने का प्रयास किया है, शायद आपको समझ में आए। तो लिखो, इसमें लिखेंगे, इसमें एक लाइन लिखोगे, अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है ना। संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। एक बात आया था, एक बात लिखेंगे हम। देखो, मैं डीप में नहीं जाना चाहता ज्यादा, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा आपको बता दिया जाए, है ना। मैंने अभी तक क्या कर रहा था? आर्टिकल लिखा रहा था, आर्टिकल के बारे में समझा रहा था, बोल रहा था, समझा रहा था अच्छे से। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ थोड़े से बड़े नोट बना दिए जाए, थोड़े से, मतलब थोड़ा सा नोट्स आपकी जो है ना डीप कर दी जाए, थोड़े से। सही है। वो आपको फायदा देंगे। जैसे 2002 में एक टीएम पाई
एक टीएम पाई वाद आया था, ठीक है, टीएम पाई जो वाद आया था वो कहां का था, भारत का था, ठीक है। टीएम पाई वाद ये अल्पसंख्यक के लिए आया था, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक टीएम पाई, है ना, टीएम पाई याद रखना है। 2002 का जो वाद था, टीएम पाई वाद था 2002 का। इसमें अल्पसंख्यक जो है ना, जिसकी संख्या, अल्पसंख्यक कौन होगा इस वाद में कहा गया, 2002 में टीएम पाई वाद में कहा गया अल्पसंख्यक वो होगा जिसकी जनसंख्या 50% से कम होगी, जिसकी जनसंख्या 50% से कम होगी वो क्या कहलाएगा अल्पसंख्यक कहलाएगा। जैसे 79 हमारे देश में 79% लगभग 79.80% कौन है, हिंदू है, ठीक है, हिंदू है। तो क्या हिंदू अल्पसंख्यक है, नहीं है, तो यह अल्पसंख्यक नहीं है। दूसरा एक है 14%, 14.23% आई थिंक 14.23% है मुस्लिम, अल्पसंख्यक है, सही है। देखो 14% है, और टीएम पाई बाद में आया था कि 50% से अगर कम जनसंख्या है तो आप क्या होगे, अल्पसंख्यक होगे। तो यहां पर 14% हिंदू सपोज 80% हिंदू हैं, और 14.23% कौन है, मुस्लिम है, तो मुस्लिम क्या हो गए, अल्पसंख्यक हो गए। उसके बाद इससे नीचे आ जाते हैं, जैसे कि सिख आ गए, है ना, जैसे क्रिश्चियन आ गए हमारे यहाँ पर, तो 2.30% ये हमारे यहाँ पर ईसाई लोग रहते हैं। ईसाई अल्पसंख्यक है नहीं, सॉरी अल्पसंख्यक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर सिख आ जाते हैं, 1.72% सिख आ जाते हैं, तो सिख भी क्या है, अल्पसंख्यक है ना। उसके बाद जैन आ जाते हैं, बौद्ध आ जाते हैं, इसके बाद इससे कम होते हैं जैन होते हैं, उससे कम बौद्ध होते हैं, है ना, बुद्ध भी हमारे यहाँ पर है। तो ये सारे के सारे लोग क्या हैं, अपने अपने क्षेत्र के अनुसार क्या हो गए, अल्पसंख्यक हो जाते हैं। हिंदू धर्म हमारे यहाँ पर अल्पसंख्यक नहीं है। देखो अभी भी हमारे देश में हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 80% है और मुसलमानों की संख्या लगभग 15% है। इसके बावजूद भी हमारे कुछ नेताओं के द्वारा ये कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है। अगर आप 80% होकर और 14-15% वाले लोगों से आप डर रहे हो, या फिर और कम लोगों से डर रहे हो, है ना, 80% होकर आपको इतना डर लग रहा है, तो 14% वाले, 2% वालों, 1% वाले को कितना डर लगता होगा इस देश में, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारे कुछ नेताओं के द्वारा, जो ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं, जो क्षेत्र को नहीं समझते हैं, जो इंसान को नहीं समझते हैं, जो शिक्षाओं को नहीं समझते हैं, उन नेताओं के द्वारा एक भ्रम फैला दिया जाता है लोगों में कि आप खतरे में हैं। खतरे में कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई गुरुद्वारा नहीं है, कोई चर्च नहीं है। अगर खतरे में है तो इंसानियत खतरे में है। हमें इंसानियत को बचाना है, हमें इंसान को बचाना है ना। हमें हर उस व्यक्ति को बचाना है जो गरीब है, जो दलित है, जो पिछड़ा है ना, जो अल्पसंख्यक है, हम उस व्यक्ति को बचाना है। हमें, हमारा देश जो भारत है वो वसुदेव कुटुंबकम को मानता है, वसुदेव कुटुंबकम को मानता है, जिसमें ये कहा जाता है कि पूरी सृष्टि ही क्या है, एक हमारा घर है ना। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये पूरी पृथ्वी जो है हमारा एक घर है। तो हम ये सारे जो इस पृथ्वी के लोग निवासी हैं वो सारे हमारे भाई बहन, मित्र, बंधु, सखा हैं, है ना। हमको ना ही जाति में बंटना है, ना ही धर्म में बंटना है, हमें एक होकर इस भारतीय के लिए लड़ना है, इस भारतीय देश के लिए लड़ना है, हमें भारत देश का होकर रहना है, सही है। तो अगर ये डर लगता है कि आप एक बार उस व्यक्ति से जाके बात करो कि हमें तुझसे डर लगता है ना, ये तुझसे ये प्रॉब्लम है। आज का ये टाइम है, कोई किसी से नहीं डरता है, कोई किसी से कम नहीं है। तो हमें समझता, हमारे जो प्रस्तावना बोलती है, हमारी प्रस्तावना बोलती है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण, संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष बनाने के लिए। तो ये हमारी जो लाइन है ये कोई आम लाइन नहीं है, कोई मजाक नहीं है। बहुत सोच समझ के हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे सांसदों ने इस चीज को बड़ा गहन परीक्षण करने के बाद इन शब्दों को लेकर आए हैं वो। तो हमें अपने संविधान का, अपने देश का, अपनी आर्मी का, है ना, हमारे जितने भी धरोहर हैं सबका क्या करना है, सम्मान करना है, ठीक है। चलते हैं। देखो तो टीएम पाई वाद में अल्पसंख्यक के बारे में बताया था कि जो 50% से कम होगा वो अल्पसंख्यक होगा। हिंदू कितने हैं, 79.80% हिंदू हैं, उससे कम जितने भी लोग मिलेंगे वो अल्पसंख्यक में आ जाते हैं। आप क्षेत्रवार के अनुसार देखते हैं तो अल्पसंख्यक बदल जाता है, ठीक है। ऑल इंडिया में देखते हैं तो मुस्लिम सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह में आते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
अच्छा, अल्पसंख्यक अपना शिक्षण संस्थान बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, है ना। अल्पसंख्यक अपनी संस्कृतियों को बचा सकते हैं, बिल्कुल बचा सकते हैं। क्या अगर मुस्लिम है, मुस्लिम अल्पसंख्यक है, क्या वो कुर्ता पजामा पहन सकते हैं? बिल्कुल पहन सकते हैं। क्या वो टोपी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। किसी क्षेत्र में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, क्या वो टीका लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या वो अपना संस्कृत विद्यालय खोल सकते हैं? बिल्कुल खोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हो गया ये वाला, आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन अल्पसंख्यक है। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। देखो आधार देखते हैं हम, ठीक है, अल्पसंख्यक का आधार अभी मैंने समझा दिया। अब देखते हैं आधार। आधार ना, अल्पसंख्यक का आधार क्या होता है? आधार जो है वो क्या है? भाषा भी हो सकती है और धर्म भी हो सकता है। भाषा और धर्म, अभी बताया ना, धर्म। जाति के आधार पर अल्पसंख्यक नहीं हो सकता कोई भी। जाति के आधार पर आप किसी को अल्पसंख्यक नहीं बता सकते, लेकिन धर्म के आधार पर आप अल्पसंख्यक मान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब यहां पर ना जो अल्पसंख्यक को परिभाषित किया गया है, अल्पसंख्यक को राष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित किया गया है, परिभाषित किया गया है, किया जाता है या किया गया है, न कि राज्य स्तर पर, न कि राज्य स्तर पर, ठीक है। तो अल्पसंख्यक को जो परिभाषित किया गया है वो कैसे किया गया है? राष्ट्रीय स्तर पर, ना कि राज्य स्तर पर, सही है। नेक्स्ट लिखेंगे हम, अल्पसंख्यकों का जो होती है ना भाषा और संस्कृति लिपि को संरक्षित करने का भी अधिकार है, ठीक है। अल्पसंख्यक को अपनी भाषा लिपि संस्कृति को संरक्षण करने का लिपि संस्कृति को संरक्षण करने का अधिकार है। आर्टिकल 29 कहता है अधिकार है। चलो ठीक है, अब पढ़ेंगे आर्टिकल 29। अब आर्टिकल 29 सॉरी, अब पढ़ेंगे आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक। अब पढ़ेंगे आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक वर्ग, उठा लीजिए, अल्पसंख्यक वर्ग का शिक्षण संस्थानों, हो गया। बोर्ड खराब हो गया यार। आर्टिकल 30 अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्ग को अपने शिक्षा संस्था या शिक्षण संस्था, ठीक है, अपनी शिक्षण संस्था को, अपनी संस्थाओं की अपनी संस्था को संरक्षित करने व स्थापना करने का अधिकार है, ठीक है। कोई भी, हर किसी को अपनी जो शिक्षण संस्था है, अपनी शिक्षा है, अपनी संस्कृति है, सबको संरक्षित करने का या स्थापना करने का अधिकार कौन देता है? आप क्या कर सकते हैं? आप स्थापना कर सकते हैं अपनी संस्था का, है ना, अपनी जो शिक्षण संस्था है उनका आप क्या कर सकते हैं? स्थापना कर सकते हैं। बस इतना सी है। आर्टिकल 30 देख लेते हैं, आर्टिकल 31 देख लेते हैं हम। देखो आर्टिकल 31 में क्या है? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। अब संपत्ति का अधिकार क्या है? देखो, अगर संपत्ति का अधिकार मूल्य का अधिकार होता, अब नहीं है,
अगर मौलिक अधिकार होता तो किसी में भी ये हिम्मत नहीं थी कि आपकी प्रॉपर्टी खरीद भी सके। आप चाहते तो बेच सकते थे प्रॉपर्टी, नहीं तो आपकी प्रॉपर्टी पर कोई भी अधिकार नहीं कर सकता। आपसे सरकार भी आपकी प्रॉपर्टी नहीं ले सकती। यही देखते हुए संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया, जिसको क्या करा, जिसको अनुच्छेद 300 ए या क 300 का में डाल दिया गया। और ये जो 300 का में डाला, इसको क्या बना दिया, कानूनी अधिकार। देखो कानूनी तौर पर संपत्ति का अधिकार तो तुम्हारे पास है, संपत्ति तुम्हारे पास रहेगी, कानूनी तौर से संपत्ति तुम्हारी है, लेकिन सरकार आपसे उसको खरीद सकती है, सरकार ले सकती है ना। आप ये नहीं कह सकते, आप ये सरकार से दबाव नहीं बना सकते कि हम संपत्ति नहीं बेचेंगे। अगर रोड निकल रहा है, अगर कोई क्या कहते हैं हाईवे निकल रहा है, रोड निकल रहा है, या कोई पटरी बिछाई जा रही है, रेल की पटरी बिछाई जा रही है, तो आपको जमीन सरकार को देनी पड़ सकती है। सही है। देखो एक चीज बताता हूं मैं, क्या होता है, जैसे एक तुमने सुना होगा, जब जमीन खरीदते हैं ना, जमीन खरीदते हैं बेचते हैं, तो दो चीजें होती हैं, है ना। एक तो होता है रजिस्ट्री, सुना रजिस्ट्री। एक होता है रजिस्ट्री के बाद जो होता है ना दाखिला खारिज। तो दो चीजें होती हैं, एक तो होती है रजिस्ट्री, एक होता है दाखिला खारिज। तो दाखिला खारिज क्या होता है ना, दाखिला खारिज और रजिस्ट्री, ये होता है रजिस्ट्री कि एक व्यक्ति ने जमीन बेची और दूसरे के नाम पे चढ़ गई, है ना। तो दूसरे के नाम पर जमीन चढ़ जाना, ये होती है रजिस्ट्री। और दाखिला खारिज वो होती है कि तुम्हारे नाम में आ गई, तुमने टैक्स दे दिया सरकार को ना। खारिज होता है टैक्स देना। एक होता है मालिकाना हक, एक होता है जो तुम्हारा खुद का स्वयं की जमीन हो गई, वो दाखिला खारिज हो गया, उसका नाम हटके आपका नाम आ गया है। ठीक है। अब देखो जब भी तुम जमीन लो ना, देखो जमीन लेते हैं तो उसमें वैल्यूलेशन आती है। वैल्यूलेशन क्या होता है, वैल्यूलेशन हमेशा जब भी जमीन खरीदो, जमीन खरीदते टाइम आप ये उस एरिया का आइडिया निकाल लो कि कितना उसका सरकार का वैल्यूलेशन आ रहा है। सरकार वैल्यूलेशन तय करती है 5 साल में, 10 साल में सरकार वैल्यूलेशन बताती है जमीन की। अगर तुम्हारा वैल्यूलेशन आ रहा है जमीन का, मान लो कि 1.5 लाख रुपए आया है, 1.5 लाख रुपए, है ना, 1.5 लाख रुपए आ रहा है वैल्यूलेशन, तो कभी भी आप वैल्यूलेशन 1.5 लाख ही मत लगाओ उसका, या तो उसके 2 लाख लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाख। अगर आपने कम लगाया तो सरकार उस रजिस्ट्री को, उस दाखिला खारिज को पूरा क्या कर देती है, खत्म कर देती है। आपने रजिस्ट्री में कितना भी पैसा लगाया हो, अगर वैल्यूलेशन सरकार के वैल्यूलेशन से कम आई है तो सरकार उसको खत्म कर देती है। अगर मान लो 1.5 लाख का वैल्यूलेशन आया, 1.5 लाख की आपने लगा दिया, और जो जमीन ली तुमने, उसकी जो होती है ना, मान लो खेती की जमीन ली है, तो उसकी ये मेड़ है ना, होती है ना, जो मेड़ बांध देते हैं, जो बांधे जाता है चारों तरफ से, अगर सपोज दैट उसको भी सरकार ने नापा और नापने के बाद वो मेड़ एक्स्ट्रा आ गई आपकी खेती में, तो आपकी वैल्यूएशन कम हो गई, तो इस रजिस्टर को भी सरकार खत्म कर देगी। तो हमेशा प्रॉपर्टी लेते समय, जमीन लेते समय आपको वैल्यूएशन देखी जाती है, और वैल्यूएशन से ही ज्यादा आपको लगाना चाहिए अपनी वैल्यूएशन। ठीक है, ज्यादा ही रखना चाहिए। देखो क्या होता है, आप 2-4 हजार रुपए, 10 हजार रुपए बचाने के चक्कर में सरकार से कम वैल्यूएशन रखने की कोशिश करते हैं। अगर सरकार उसकी जांच करती है, पटवारी लेखपाल उसकी जांच करते हैं, और वैल्यूएशन कम आई आपकी प्रॉपर्टी की सरकार की वैल्यूएशन से, तो पूरी की पूरी आपकी रजिस्ट्री समाप्त हो जाएगी, दोबारा करानी पड़ेगी, और दोबारा से भी फिर इतना पैसा लगेगा। तो ध्यान रखें, है ना, जागरूक रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। वही वाला आ जाएगा फिर, है ना। हाँ चलो नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे आर्टिकल 32। देखो आर्टिकल 32 बहुत सिंपल है, अच्छे से याद हो जाएगा। मतलब आर्टिकल जो 31 है ना, वो खत्म हो चुका है, आर्टिकल 31 पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ोगे, अगर संपत्ति का अधिकार पढ़ना है तो आपको आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा 300A, 300 का। आर्टिकल 32 थोड़ा बड़ा है, उसको समझते हैं अभी, आज ही समझेंगे उसको, आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक
उपचार। आपको सब कुछ मिल गया, आप थोड़े से बीमार हुए, आपका उपचार करने का लिए कोई है नहीं, डॉक्टर नहीं है, आपका उपचार हो नहीं सकता, आपकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो हो नहीं रही है, उपचार नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जो आपको अधिकार मिले हैं उनका उपचार ही नहीं हो रहा है, तो वो सारे के सारे आर्टिकल क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अब इसमें देखते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं इसमें। देखो, संविधान की आत्मा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो आर्टिकल 32 है उसको संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा? आत्मा कहा है ना, सोल, आत्मा कहा था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। तो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान की आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा। सही है? तो डॉक्टर अंबेडकर जी देश के ऐसे नेता थे जिनको मतलब उस टाइम पर जब संविधान का क्या कहते हैं, उसका ड्राफ्ट बन रहा था, उसकी ड्राफ्टिंग की जा रही थी, उस टाइम पर संविधान सभा में अगर सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति माने जाते हैं तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर माने जाते हैं, जिनका योगदान देश में महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं की आज़ादी के लिए, दलितों की आज़ादी के लिए, पिछड़ों की आज़ादी के लिए, यहाँ तक बहुत सारे लोगों के लिए उन्होंने क्या करा, एक संघर्ष किया, है ना। डॉक्टर अंबेडकर एकमात्र ऐसे नेता हैं जो किसी एक जाति, एक समाज के नेता ना होकर पूरे देश के नेता माने जाते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर अंबेडकर ने ही संविधान में अपना सबसे ज्यादा योगदान दिया। ऐसा माना जाता है कि संविधान के जनक भी किसको माना जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को माना जाता है। ऐसे ही आज हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। चलो देखते हैं इसमें संविधान की आत्मा। देखो, अगर ये आर्टिकल 32 ना होता तो हमारे मौलिक अधिकार सारे के सारे रखे रह जाते, ऐसे कैसे रह जाते, है ना। आर्टिकल 32 की वजह है जो हमें मौलिक अधिकार अच्छे से प्रैक्टिस करने की आजादी मिली हुई है ना। सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, हमारा जो मूल अधिकारों का जो रक्षक माना जाता है वो सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है, हाई कोर्ट को भी माना जाता है। चलिए आर्टिकल 32 के एक में देखो, आर्टिकल 32 का एक, मौलिक अधिकारों के हनन। ठीक है, हनन का मतलब पता है ना? ठीक है, हनन का मतलब वायलेशन बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में वायलेशन बोलते हैं। अगर उनका हनन होने का मतलब ये होता है, सिंपल हिंदी शब्द में समझते हैं तो, कि उसका मतलब उल्लंघन हो जाना ना, हनन हो जाना मतलब उसका नहीं मिलना, है ना, छीण हो जाना, खत्म हो जाना, ऐसा करके हनन। हमारा बोलने का अधिकार है, कोई हमारा बोलने का अधिकार छीन ले तो हमारे बोलने का अधिकार को क्या होगा? आर्टिकल 19 क्या हो गया? हनन हो गया। तो बोलने का अधिकार अगर कोई बोलने नहीं दे रहा है तो हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। पढ़ने का अधिकार कोई छीन लेता है जबरदस्ती, उसके लिए हम अपनी शिक्षा के लिए कहाँ जा सकते हैं? आर्टिकल 32 के तहत हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। सही है, चलो। हनन 32(1) कहता है मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट लिख रहा हूं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय याचिका जारी करता है, अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 32 का 2। आर्टिकल 32 के 2 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 32 का 2 कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की याचिका, इसको बोलते हैं, याचिकाओं को रीट बोलते हैं, रीट याचिका, रीट जारी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट
कितने प्रकार की रीट जारी करता है? 5 प्रकार की रीट जारी करता है। ठीक है, 5 प्रकार की लिख लेते हैं, ऊपर लिखता हूं, है ना, इसको हटा देता हूं। आर्टिकल 32 पढ़ रहे हैं आप, ठीक। आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 में सबसे पहला होता है हैबियस कॉर्पस। हिंदी में पढ़ेंगे हम, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हम लिख लेते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। सबसे पहला होता है, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको समझेंगे हम क्या होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा, नंबर 2, बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद आता है परमादेश। परमादेश, परम आदेश। जो परम आदेश है, सबसे उच्च आदेश है, ठीक है। परमादेश के बाद अधिकार प्रक्षा, अधिकार प्रक्षा, 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 अधिकार प्रक्षा, ठीक है। चौथा होता है हमारा प्रतिषेध, प्रतिषेध। उसके बाद होता है पांचवा उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षण, सही है। ये चीजें होती है। तो हमारा आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कितनी रीटें जारी करता है? 5 रीटें जारी करता है। परम बंदी, बंदी को बंदी परम अधिकार प्रति उत्प्रेक्षा, ठीक है। बंदी परम अधिकार, इसको याद करना है। बंदी परम अधिकार, बंदी परम अधिकार, बंदी परम अधिकार किसका? प्रति उत्प्रेक्षी का, प्रति उत्प्रेक्षी, उत्प्रेक्षी। बंदी परम अधिकार प्रति उत्प्रेक्षी, बंदी परम अधिकार प्रति उत्प्रेक्षी, ठीक है। बंदी मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम मतलब परमादेश, अधिकार अधिकार प्रक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षी मतलब उत्प्रेक्षण, ठीक। 5 प्रकार। अब एक एक करके इसको समझ लेते हैं। देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? ये सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, मान लो किसी को किडनैप किया गया या पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट किया गया और कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर दिया गया है, उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आर्टिकल 21 कहता है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को किसी को, पुलिस को आदेश देगा कि आप किसी भी बंदे को क्या करें? सशरीर पेश करें, जिसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, सही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आप दूसरा देखते हैं, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण पढ़ते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण पढ़ते हैं। चलो इसको लिखा देता हूं मैं अच्छे से, लिखो आप अच्छे से नोट सुनाओ। अब देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको जो लैटिन भाषा होती है ना, लैटिन भाषा, लिखो लैटिन भाषा में, लैटिन भाषा, ये लैटिन भाषा का शब्द है। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं लैटिन भाषा में शब्द? हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस लिखा है, जिसका हैबियस कॉर्पस, बस इतने लिखेंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। अब इसके बाद इसको लिखो, इस रीट के द्वारा, इस रीट के माध्यम से, इस रीट से किसी माध्यम से, इस रीट के माध्यम से किसी व्यक्ति के, किसी व्यक्ति के गिरफ्तार, किसी व्यक्ति के गिरफ्तार हो जाने पर, किसी व्यक्ति के गिरफ्तार हो जाने पर अनौपचारिक, ठीक है, किसी व्यक्ति के गिरफ्तार होने पर अनौपचारिक पुलिस हिरासत, अनौपचारिक पुलिस हिरासत में लेने पर यह या गायब हो जाने पर सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, जारी की जाती है,
ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो भी व्यक्ति है उस व्यक्ति को सशरीर, शरीर के साथ हमारे आगे क्या करो, पेश करो, सशरीर पेश करना, ठीक है। इसका एक मतलब भी होता है सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति को सशरीर जिंदा या मुर्दा पेश करने को कहता है या का आदेश देता है, ठीक है। एसएन शुक्लावाद पढ़ा होगा आपने। एसएन शुक्लावाद यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है ना। हमारे जो लेवल है हमारा, हम कर रहे हैं एसएससी का या यूपी एसएससी का लेवल कर रहे हैं या यूपी पीएससी का लेवल कर रहे हैं, यूपी एसएससी का लेवल कर रहे हैं। तो इस लेवल में आपको ये बात नहीं पूछे जाते, बहुत कम पूछे जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एसएन शुक्लावाद पढ़ाए या एडी जबलपुर, है ना, एडीएम जबलपुर का जो बात आया था उसमें हेवियर कॉर्पस का, हेवियस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण का उसमें प्रयोग हुआ था, सही है। तो आज इसको यही, सॉरी अभी और पढ़ते हैं आर्टिकल बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद देखते हैं दूसरा, ठीक है, परमादेश। चलो परमादेश देखते हैं। एक काम करते हैं, इसको यही रहने देते हैं, ठीक है। जो परमादेश है दूसरा वो अगली वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो गई है ना, ज्यादा बड़ी वीडियो ठीक नहीं है, ठीक है। इसको यही रहने देते हैं। और आपका काम आपको पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना है और अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। बाकी धन्यवाद, यहाँ तक आए आप लोग। चलो ठीक है, आगे हम जितने वो है याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट जो जारी करता है, रीट जारी करता है, वो सारी याचिकाएं, 4 याचिकाएं बची हैं, तो हम अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।